स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बंगाल में दूसरे दौर का चुनाव है। 142 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में ममता का इम्तिहान है, क्योंकि 142 में 123 सीटों पर उन्हें पिछले चुनाव में जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के पास इस दौर में महज 18 सीटें हैं। बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। बंगाल ने कोलकाता में ममता बनर्जी का विशाल रोड शो देखा, सब्जी विक्रेताओं और आम के खरीदारों से उनका संवाद सुना। बंगाल के झाड़ग्राम में मोदी की झालमुड़ी वाली तीखी खट्टी राजनीति का जायका भी लिया। अब वक्त है नुमाइंदे चुनने का। आइए आपको बताते हैं दूसरे दौर के चुनाव में कौन से कैंडिडेट और सीटें हैं सबसे ज्यादा अहम। दूसरे दौर के चुनाव में वीआईपी नंबर 1 सीट है भवानीपुर। 2009 के परिसीमन से अस्तित्व में आई इस सीट पर टीएमसी का दबदबा है। यहां से लगातार 3 बार विधायक रह चुकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला है बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी से। भवानीपुर एक तरह का मिनी इंडिया है, जहां गुजराती, बंगाली, ओडिया, पंजाबी और मुस्लिम समुदाय कई दशकों से साथ साथ रहते आए हैं। एसआईआर के बाद यहां पर करीब 25% वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को रिपीट किया है। शुभेंदु यहां से 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को 1956 वोटों से शिकस्त दी थी। शुभेंदु के मुकाबले में टीएमसी ने उनके सहयोगी रहे और बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया है। डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश पर 2011 में गार्डन रिच असेंबली सीट का नाम बदलकर कोलकाता पोर्ट किया गया। तब से मंत्री फिरहाद हकीम यहां से विधायक है। फिरहाद का मुकाबला बीजेपी के राकेश सिंह से है। टीएमसी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री अरूप विश्वास लगातार 5वीं जीत दर्ज करने के लिए मैदान में है। उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पापिया अधिकारी को उतारा है। एसआईआर यहां चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। कोलकाता के बीचों बीच बसे एंटाली विधानसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी के प्रियंका टिब्रेवाल का मुकाबला टीएमसी के संदीपन साहा से है। 2011 से इस सीट पर टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा का कब्जा रहा है। पार्टी ने इस बार स्वर्ण कमल साहा का टिकट काटकर उनकी जगह उनके बेटे संदीपन साहा को मैदान में उतारा है। माथाभांगा विधानसभा सीट कूच बिहार जिले में है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तर बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता निशिथ प्रामाणिक का मुकाबला यहां टीएमसी के डॉक्टर सबलू बर्मन से है, जिन्हें चुनकर पार्टी ने स्थानीयता को तवज्जो दी है। सोनारपुर दक्षिण में बैटल ऑफ स्टार्स है। रूपा गांगुली और अरुंधति मैत्रा के बीच की सीधी टक्कर ने इस सीट को बंगाल के सबसे चर्चित चुनावी मैदानों में से एक बना दिया है। सोनारपुर दक्षिण पारंपरिक रूप से टीएमसी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। नक्षत्र न्यूज के लिए नीलज सिंह की रिपोर्ट। तो बंगाल में दूसरे दौर का चुनाव है। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत दांव पर लगी है। इसमें मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। ये चरण बंगाल की सत्ता की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर सकता है। जहां बीजेपी की बढ़त मुकाबले का कड़ा बना सकती है, वहीं टीएमसी का दबदबा उनकी वापसी को मजबूत कर सकता है। पहले दौर में भारी मतदान के बाद दूसरे दौर के चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 1,64,35,627 पुरुष मतदाता, 1,57,37,418 महिला मतदाता और 792 थर्ड जेंडर वोटर सहित राज्य के 3,21,73,837 मतदाता 142 असेंबली सीटों के लिए नुमाइंदे चुनेंगे। इस बार चुनाव में 1228 पुरुष उम्मीदवार और 220 महिला उम्मीदवार समेत कुल 1448 उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार 18-19 साल के 4,12,668 युवा मतदाता पहली बार अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। 1,96,801 मतदाता की उम्र 85 वर्ष या ज्यादा है
वहीं 3,243 मतदाता 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इसके अलावा 57,783 दिव्यांग वोटर भी हैं। 142 सीटों पर होने वाला ये दूसरा और आखिरी चरण इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें दक्षिण बंगाल और कोलकाता की सीटें शामिल हैं, जिन्हें बीते 15 साल से ममता बनर्जी और टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में इन 142 सीटों में से 123 पर जीत दर्ज कर टीएमसी ने अपनी पकड़ मजबूती से कायम रखी थी। वहीं बीजेपी को यहां महज 18 सीटों पर सफलता मिली थी। महज 142 सीटों पर चुनाव है, लेकिन इसे शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भौगोलिक नजरियों से ये चुनाव महानगर कोलकाता, औद्योगिक बेल्ट और दक्षिण बंगाल में हो रहे हैं। यहाँ 200 मार्क्समैन, बुलेट रेसिस्टेंट बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम भी तैनात की गई है। महिलाओं में भरोसा जगाने के लिए खास तौर पर इस बार चुनाव में महिला अर्धसैनिक बल की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बंगाल में हर चुनाव बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए इस बार चुनाव के बाद 2 महीने तक केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। दूसरे दौर के चुनाव में बांग्लादेश फैक्टर भी बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल के 10 जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। राज्य के जिन 8 जिलों में इस दौर में चुनाव है, उनमें से आधे यानी 4 जिले सरहदी हैं। यहाँ ध्रुवीकरण, SIR, CAA, NRC और घुसपैठ बड़े मुद्दे हैं। राज्य के सबसे बड़े जिले नॉर्थ 24 परगना और नादिया में बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर है। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि इस बार के चुनाव में साउथ 24 परगना का वोटर, जो परंपरागत तौर पर टीएमसी का मजबूत समर्थक रहा है, इस बार क्या सोच रहा है। जिलावार अगर बात करें तो पूर्व वर्धमान में 16, हुगली में 18, हावड़ा जिले की 16, उत्तर कोलकाता की 7, दक्षिण कोलकाता की 4, दक्षिण 24 परगना की 31, उत्तर 24 परगना की 33 और नदिया जिले की 17 सीटों पर इस दौर में चुनाव हो रहे हैं। इस दौर में टीएमसी ने सभी 142 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने 141 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि सीपीएम ने 100 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों में 23% यानी 338 कैंडिडेट दागी हैं। 20% यानी 295 कैंडिडेट तो इस दौर में ऐसे हैं जिन पर कत्ल जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। दागी उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे आगे बीजेपी है, जिसके 72% उम्मीदवार दागी हैं। सीपीएम के 51%, टीएमसी के 35% और कांग्रेस के 26% कैंडिडेट दागी हैं। इन दागी प्रत्याशियों के होने से हुआ यह है कि 142 में से 63 सीटों को चुनाव आयोग ने रेड अलर्ट सीट घोषित कर दिया है। दूसरे चरण के उम्मीदवारों में से 22% करोड़पति हैं। टीएमसी के 73%, बीजेपी के 52%, सीपीएम के 33% और कांग्रेस के 25% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस दौर में हर कैंडिडेट कम से कम 1.25 करोड़ का मालिक है। नक्षत्र न्यूज के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो बेहद दिलचस्प है बंगाल चुनाव का मुकाबला, और दूसरे चरण में जहां पर टीएमसी मजबूत नजर आई है, 2021 में मैक्सिमम सीटें टीएमसी के पाले में गई है। इस बार टीएमसी क्या अपना किला वहां पर बचा पाती है, उसे उसी तरह मजबूत रख पाती है, या और मजबूत होता है वो किला, या फिर बीजेपी उसमें सेंध मार पाती है? ये तमाम मसले हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हम अपने मेहमानों का तारुफ करा दें और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस से हमारे साथ अख्तर अली साहब है, बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब आपका। माले से सुशांत मुखर्जी है, सुशांत दा बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु साहा है, टीएमसी के नेता, बहुत स्वागत है सुधांशु जी। और प्रदीप सिन्हा साहब को मैं देख रहा हूँ, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। और सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलकत्ता से लगातार उनके मार्फत, और
हमारे सहयोगी नितेश रंजन है, उनके मार्फत बंगाल चुनाव से संबंधित खबरें आ रही है। पहले थोड़ा हम बंगाल का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, बहुत ही खास है ये दूसरा चरण, क्योंकि ये दूसरा चरण टीएमसी यहाँ बहुत मजबूत है। 2021 के चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो बहुत मजबूत है, और वो किला बीजेपी कहीं ना कहीं ढाने की कोशिश करेगी। अगर सेकंड फेज में बीजेपी ने किले को ढा दिया तभी वो सत्ता के करीब पहुंच पाएगी। किस रूप में आप देख रहे हैं, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं इलाकों का? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, और शायद चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे पश्चिम बंगाल के इन 142 सीटों पर शांतिपूर्वक भयमुक्त वातावरण में जो है वो मतदान कराया जाए। आप समझिए कि पिछले बार की अगर बात करें तो पिछले बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जिन 8 जिलों के 142 विधानसभा सीटों पर अब से कुछ घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें ज्यादातर जो विधानसभा सीटें हैं वो टीएमसी के झोली में हैं। यानी कि 123 विधानसभा सीटें जो हैं वो टीएमसी के पास है और बीजेपी के पास मात्र 18 है। उस अनुपात से अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं यह टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिस तरह से लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रही थी, या फिर जिस तरह से लगातार बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे थे, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सीधे तौर पर जो है वो टीएमसी को टक्कर देने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि कल यानी कि अब से कुछ घंटे बाद जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि दूसरे चरण के और पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण के जब मतदान होगा, उसमें टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कैसे वो अपने उन सीटों को बचाए, और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बीजेपी कैसे 18 प्लस हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीते। क्योंकि आपको पता है कि पहले चरण के मतदान में जिस तरह की हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली है, आप देखिए कि यही कारण है कि लगातार शांतिपूर्वक मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यही कारण है कि लगातार जो है वो केंद्रीय स्तर से कई लोगों की जो है वो तैनाती की गई है। कई लोगों को, करीब 16,000 से ज्यादा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान की गई है, ताकि एक जो सरकार के स्तर से जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है वो शायद नहीं हो। तो फिलहाल टीएमसी का यह घर है, मजबूत है। टीएमसी जो है वो अपने साख को बचाने की कोशिश करेगी, बीजेपी लगातार उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही है, तो वो अब जनता जनार्दन के ऊपर देखना है। दूसरा, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है, क्योंकि बीते 15 साल में ममता बनर्जी के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई जिसका लाभ आम लोगों को मिला, और शायद यही कारण है कि कई लोग टीएमसी के पक्ष में हैं, टीएमसी को जो है वो समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो 15 वर्षों में टीएमसी ने अपने संगठन को काफी मजबूत किया है। यानी कि पश्चिम बंगाल के अगर किसी ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप चले जाएं तो टीएमसी की पकड़, टीएमसी के समर्थक प्रशंसकों की जो है वो लोग आपको मिल जाएंगे, और लगातार बीजेपी को जो है वो लोग यहाँ पर नए पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। कई मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई, उसके दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी नया है, टीएमसी पुराना है, तो टीएमसी को इसका एक फायदा मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी लगातार जो है वो कोशिश कर रही है कि कैसे टीएमसी के उस घर में जो उसका किला है उसे भेदने की कोशिश की जाए। तो फिलहाल अब से कुछ घंटे बाद जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, मतदाताओं का जो मिजाज है वो देखना होगा कि मतदाता किस ओर जाते हैं। जाहिर तौर पर कुछ समय का इंतजार है कि मतदाता किस ओर जाते हैं, और उसके बाद 4 तारीख का इंतजार है जब पिटारा खुलेगा तो पता चल जाएगा कि जनता का आशीर्वाद, साथ, समर्थन, प्यार किससे मिला है। लौटेंगे सत्यव्रत, तो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, मेहमानों का रुख कर लेते हैं और प्रदीप सिन्हा साहब का रुख करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सुलझे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। प्रदीप साहब, सीधा सवाल है, बंगाल चुनाव को आप लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, कई राज्यों के, मुझे लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि गए वहां पर सभा को संबोधित किया और आ गए, वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो मेहनत हो रही है इसका परिणाम आएगा? और अगर आपको लगता है कि आएगा, जाहिर तौर पर बीजेपी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको लगता आएगा, अगर आएगा तो क्या वजह रहेगी? कोई एक ऐसा चुनाव बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको सीरियसली नहीं लगा। हम पंचायत स्तर तक के भी चुनाव को उतने ही सीरियसली लेते हैं। नगर निकाय के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रचार करने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिर्फ नाम लिखाने के लिए नहीं रखती है,
वो जीतने के लिए लगती है। हम पूरी ताकत लगाते हैं अपनी ओर से, जितना हमारा सामर्थ्य है जनता के दम पर उतने उस सामर्थ्य का हम इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक प्रश्न है बंगाल चुनाव में हमारी उम्मीदें क्या हैं, तो मैं समझता हूं कि 2016 के बाद जो हमारी वोट प्रतिशत थी, किस आते आते आपने देखा होगा वोट प्रतिशत में किस तरह से इजाफा हुआ और हम 38% तक पहुंच गए। और जो विजेता राजनीतिक दल थी जो टीएमसी, उससे और हमारे बीच में सिर्फ 10% के मतों का फासला था। तो इस बार हम पूरी शक्ति के साथ हैं और पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि कौन कौन सी सीटें हम कितने अंतरों से हारे, वहां हमको कहाँ कितनी ताकत लगानी है, तो ये सारी चीजें हमारे नेता वहां कैंप करके कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब अमित शाह स्वयं वहां कैंप करके सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हो, भाजपा का जो वार रूम चल रहा है वहां वो जाते हो और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, तो कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि अपना नेता जब इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी ग्राउंड लेवल पे कोई कसर नहीं छोड़नी है और हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, 3 मुद्दे जो मैं देख रहा हूं कि आप लोग लगातार उठा रहे हैं बंगाल में। एक तो पलायन का मुद्दा है कि युवक रोजगार के लेकर बाहर जाते हैं, पहला मुद्दा। दूसरा महिला सुरक्षा, महिला सम्मान का मुद्दा। और तीसरा कानून व्यवस्था का मुद्दा। इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष कहना है कि भाई रोजगार की बात बीजेपी ना करे तो अच्छा है, क्योंकि 2.5 करोड़ केंद्र सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, अभी तक पूरे नहीं किए। तो बंगाल में अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कितना पूरा करेंगे वो उनसे पूछना चाहिए। दूसरा कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, अभी हम ग्राफिक्स में चला रहे थे, 72% बीजेपी ने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है और आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तीसरा महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप लोग। महिला आरक्षण को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं। आप लोगों ने 10%, 11% वहाँ महिलाओं को टिकट दिया है और विपक्ष ये भी नैरेटिव सेट कर रहा है कि एक महिला से लड़ने के लिए, एक महिला को गिराने के लिए एक बड़ी फौज बीजेपी की वहाँ काम कर रही है। किस रूप में इसका जवाब देंगे? देखिए, महिला आरक्षण से ही बात शुरुआत करते हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको लेकर हम बिल लेकर आए और चूंकि सीटें बढ़ाने का मामला था इसलिए साथ साथ परिसीमन भी लेकर आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, जिस तरह से उन्होंने इसका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंचने दिया, उसके वो अपराधी हैं। और इस कृत्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में जगह जगह पर प्रदर्शन के माध्यम से या फिर रैलियों के माध्यम से महिलाओं के अधिकार को किस तरह से हनन किया गया उसको लेकर हम आंदोलन भी कर रहे हैं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आपको भी याद होगा कि ये तो विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दीजिए, पंचायत स्तर तक के चुनाव में किस तरह से हिंसा हुई और वहां से जीते हुए प्रत्याशियों को महीनों अपना गृह राज्य छोड़कर झारखंड में उनको शेल्टर लेना पड़ा। तो ये स्थिति है कि जब सत्ताधारी दल का कोई प्रत्याशी हार जाए, हारने के बाद भी वो विजयी प्रत्याशी को स्वीकार न करे और उसके परिवारजनों के साथ हिंसा, इसलिए आप लोगों ने 72% दागी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, बलात्कार करना, एक आप समझ सकते हैं कि उनकी आदत सी हो गई है। और इसी महिला सुरक्षा को लेकर हम जनता के बीच में हैं। जनता के बीच जो महिलाओं का मामला है, आपने देखा होगा आरजी का हॉस्पिटल का मामला हो, सिंगूर का मामला हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया कि आखिर लड़कियां 8 बजे रात के बाद बाहर निकलती ही किस लिए है। तो ये मतलब महिला सुरक्षा को लेकर एक मुख्यमंत्री का रुख होगा और खासकर उस महिला मुख्यमंत्री का। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में हालात कैसे हैं। और कानून व्यवस्था के हालात बताने के लिए इतना ही काफी है कि पिछली दफा जब चुनाव हुए थे तो 100 से ज्यादा बीजेपी और आरएसएस समर्थक कार्यकर्ता चुनाव पूर्व हत्या कर दी गई थी। और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि चुनाव के उपरांत जब हम दूसरे नंबर की पार्टी बने 77 सीटों के साथ, महीनों आगजनी हुई हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। लेकिन मानवाधिकार की टीम पहुंच गई, महिला आयोग की टीम पहुंच गई, लेकिन ममता बनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पाए। चलिए लौटेंगे, प्रदीप साहब आपके पास लौटते हैं। शाह साहब का रुख कर लेते हैं। शाह साहब, किस रूप में देख रहे हैं अंतिम चरण जो है, मतलब दूसरा चरण, अंतिम चरण? आप लोग मजबूत रहे हैं, क्या लगता है कि वो किला मजबूत रहेगा कि उसमें कहीं कहीं कोने कोने से घुसने की कोशिश बीजेपी की है, वो सफल रहेगी? और अगर नहीं रहेगी तो क्यों वो किला मजबूत रहेगा? इस चुनाव में उससे ज्यादा हम लोग मजबूती से उभरेंगे और जनता का समर्थन उससे ज्यादा हम लोग के साथ आ रहा है। क्योंकि आप लोगों ने, आप जैसे बीजेपी के हमारे बड़े भाई नेता ने जो कहा कि बीजेपी कानून व्यवस्था में सुधार, ये वो अपना बता रहे हैं, लेकिन आप अभी आज एक वीडियो ट्रेड कर रहा था, आप देखे होंगे, यूपी से एक आईपीएस अफसर को बुलाया गया है। वो जहांगीर खान, आप जहांगीर खान आज पूरा ट्रेड कर रहे हैं फेसबुक पर। जहांगीर खान को कोई नहीं जानता होगा, आज लोग जानने लगे होंगे। जहांगीर खान एक उम्मीदवार है फाल्टा
विधानसभा का, उसके घर के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर जाकर के वो धमका रहे हैं कि सुधर जाओ नहीं तो बाद में रोना पछताना पड़ेगा। ठीक है, उनका आरोप है कि जहांगीर खान ने लोगों को धमकी दी। जहांगीर खान जहां रहते हैं, जहांगीर खान अपने समाज का हीरो है, अपने समाज का वो नेता है, वो अपने लोगों को क्यों धमकाएगा? अगर किसी को धमकी मिली है तो उनका वीडियो या उनका बयान क्यों नहीं सामने आ रहा है? लगातार वही ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं का वीडियो आ रहा है, लगता है उन्हीं को नेता बनना है। वो वीडियो उनका चलाए जा रहे हैं, लोग चलाए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा ऐसा कहा। कोई वीडियो ये जो आप बात कह रहे हैं वो वीडियो हमने चला दिया जी, आप कोई वीडियो दिखाइए ना जो बताए कि मुझे जहांगीर खान ने धमकी दी है ऐसा, या फिर ये वो। चलिए एक बार जो शाह जी आप कह रहे हैं, एक बार वो वीडियो हम ऑडियो के साथ सुना देते हैं। जी। एक बार जरा पीसीआर प्ले करें वीडियो को। हम खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। चलिए शाह साहब, ये जो डायमंड लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। यूपी पुलिस के सिंघम और चलिए शाह साहब, अब हम आपको बताते हैं कि इनके धमकी से हमारे वोट घट नहीं रहे हैं। जनता समझ रही कि अभी इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो इतनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, और अगर ये चुनाव जीत के सरकार में आ जाएंगे तो बंगाल की क्या स्थिति ये लोग करेंगे। हर एक जगह पर आप अन्य वीडियो के माध्यम से और भी विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं, तृणमूल की प्रचार गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे आगजनी हुई थी। आप आसनसोल जाइए, आसनसोल 4 लेन के किनारे तृणमूल का एक बहुत बड़ा 2 मंजिला एक कार्यालय था जिसपे बीजेपी ने कब्जा कर लिया। बीजेपी का आज वो कार्यालय बन चुका है। आप अपनी चीजों को बताते हैं, आज जो आप कर रहे हैं, टीएमसी इतनी कमजोर है वहां पर कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया। आज कब्जा कर लिया चूंकि वहां पर वो मजबूत उस समय रहे, तो वो हमारे मेयर थे वहां पे जितेंद्र तिवारी। टीएमसी बीजेपी के पास अपने नेता कहाँ है? वो तो हमारे दम पे वहां पे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी किसके नेता है? आज अगर ममता बनर्जी का उन पर छाया नहीं होता है तो क्या शुभेंदु अधिकारी कोई नेता होते क्या? उनके घर के 5-4 लोग विधायक थे, उनके घर में 26 पद दिया गया था। वो है शुभेंदु अधिकारी, जिससे दीदी ने विश्वास करके शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया। आज वो नेता बन रहे बीजेपी का। तो खैर कोई बात नहीं, वो हमारे ही दम पे बीजेपी चल रही है। अपना नेता कहने लायक उन लोग है नहीं किसी को। आसनसोल में जितेंद्र तिवारी उस समय मेयर हुआ करते थे, तो आसनसोल का वो एरिया उनके लिए थोड़ा मजबूत था, जितेंद्र तिवारी के लिए, ना कि बीजेपी के लिए। तो जितेंद्र तिवारी अपने दम पे बीजेपी का झंडा लगा के उसको कब्जा कर लिए, तो उसको हम लोग बीजेपी का ही कब्जा मानेंगे ना, क्योंकि अब तब तक वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। और आगजनी की जहां तक बात है, आगजनी आप जैसे आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, ठीक है, हमारे लोग पिटा रहे हैं, लेकिन जब वो जीत के आ जाएंगे और जब वो पावर में आ जाएंगे तो क्या लगता है कि आप लोगों को नहीं पीटेंगे? यही राजनीति चल रही है बंगाल में। पहले आप करें तो कोई नहीं देख रहा है, जब हम लोग करें तो सब कोई देख रहा है। अख्तर साहब का रुख करते हैं कांग्रेस के नेता। अख्तर साहब, बंगाल चुनाव में आप लोगों को मुझे लगा था कि इस बार आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि 0 अंक है आप लोगों का। बंगाल चुनाव में कहीं नजर आप लोग नहीं आ रहे हैं। आपके बड़े नेता है राहुल गांधी, मात्र 3 सभाएं किए, देश के प्रधानमंत्री हैं, ताबड़तोड़ वहां पर सभाएं रैलियां कर रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं रैलियां कर ली। ये सीरियसनेस होता है चुनाव में कि उस स्टेट में अब नहीं है तो आना है। आप लोगों की वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। सारिक जी, ऐसा है कि चुनाव के तरह लड़ना चाहिए लोकतांत्रिक देश में, लेकिन जब चुनाव हिंसा के बल पे हो तो फिर लोकतंत्र हमारा अब कहाँ रहा। बंगाल गांधीवादी विचारधारा और महापुरुषों की वो ज़मीन थी जिसे आज हिंसा की ज़मीन बना दिया गया। वहाँ आज गृह मंत्री वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और जितना अपना फोर्सेस है, जितना उनकी ताकतें हैं, सब झोंक दिया है बंगाल में, और वो हिंसा की बात कर रहे हैं। विकास की कहाँ बातें होती हैं? हम तो वहाँ विकास की बात कर रहे हैं कि बंगाल जीते, बंगाल की जनता जीते वहाँ पर।
लेकिन बंगाल को हराया जा रहा है, हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। बेरोजगारी, पलायन, झूठ। देखिए, बंगाल औद्योगिक क्षेत्र का गढ़ हुआ करता था पूरा देश में, आज बंगाल कहाँ है? जब हिंसा की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा का है नहीं। हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पूरा बिहार जब एक हुआ करता था तो इंदिरा गांधी जी चुनाव में जब आती थी तो मुश्किल से 2 या 3-4 सभाएं किया करती थी, और जो संदेश हुआ करता था उस प्रदेश के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या विज़न है, उसके बारे में बता के चल जाते थे, और मैनिफेस्टो पे चुनाव होती थी। लेकिन आज चुनाव किस चीज़ पे हो रही है? आज तो चुनाव हिंसा पे हो रही है कि कौन ज़्यादा हिंसा करेगा। टारगेटेड, चाहे टीएमसी के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, अगर मारे जाते हैं तो वह काम नागरिक ही पीसता है वहाँ पर। और ये हिंसा कब तक होगा? बंगाल को हिंसा की आग में कब तक झोंका जाएगा? विकास की बातें कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी वहाँ विकास, देखिए खाना पूर्ति किया आपके नेता ने, 3 सभाएं की, खत्म हो गया। आपने तो आप कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री कैंप कर रहे हैं, तो आपके नेता को भी कैंप करना चाहिए वहां पर। हम देखिए वहां उनका कैंप करने का मोटो कुछ है, और हमारा लोगों तक संदेश पहुंचाना। हमारे अनेक नेता हैं वहां पर, हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वहां जाकर के लगातार कैंप कर रहे हैं, लोगों को बात कह रहे हैं कि हम बंगाल में क्या चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं। आप कहाँ थे और आज कहाँ हो? सारे जूट मिलें बंद हो गई है, जो पूरा विदेशों में सप्लाई होता था बंगाल के थ्रू में, बड़ी बड़ी जूट मिलें, आज कहाँ है वो? 50 साल से तो हम वहाँ नहीं हैं। कब तक ये हिंसा की राजनीति चलेगी? आपने थोड़ा किया था, बीजेपी अभी से टारगेटेड कि 4 तारीख के बाद मैं बता दूंगा। किसे बताऊंगा? लोगों का सफाया कर दूंगा। मतलब चुनाव के बाद में फिर एक हिंसा। यही चुनाव है। आज तो मीडिया घरानों को आना चाहिए कि ऐसे बातों को तो प्रचारित करना नहीं चाहिए, और करना चाहिए तो कहना चाहिए कि अब विकास की बातें कहाँ रह गई? अब हिंसा से चुनाव होगी क्या? यही हमारा लोकतंत्र है? बांग्लादेश की मिसाल दिया करते थे, कहा करते हैं कि बांग्लादेशियों को भगा दिया जाएगा। बांग्लादेशी करते करते आज देखिए बांग्लादेश हमसे पर कैपिटा इनकम में वहाँ के लोग हमसे आगे निकल गए। अब तो हालत ये है कि जब आप आंकड़ा देखेंगे कि यहाँ का युवा बांग्लादेश और ईरान में जाकर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं, और हम बांग्लादेशी एक नया दुश्मन पैदा कर लिए हैं पड़ोसी में। जिस तरह से विदेश नीति आज हमारी हो गई है। देखिए सारिक जी, आज जो चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आएगा इस बार, जो आएगा वो बीजेपी के लिए जो हमारा विदेश नीति, जो इनका बड़ा नेता राम माधवन जी ने जो अमेरिका में सरेंडर, जो हमारा नेता राहुल गांधी जो कहते हैं कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री, उसको साबित करते हुए वहां नजर आए हैं। तो बंगाल की जनता ये चीज नहीं देख रही है क्या? उस मुद्दे पर एक बार हम रुक कर लेते हैं सुशांत दा का। सुशांत दा, क्या आकलन है आपका इस बार का? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी लड़ रही है, और हमें लगता है कि 12 से 14 स्टेट के मुख्यमंत्री वहीं हैं, और प्रधानमंत्री है, सारे कुछ है, साथ में ईडी सीबीआई सब कोई है। वो बीजेपी की जो टीम है वो पूरे स्टेट अपनी जगह से पूरे स्टेट में ले गए, लेकिन जनता वोट तो वही देंगी ना। आज देखें कि आपको एक आईपीएस जाके एक विधानसभा प्रत्याशी को हड़कारे, ये नहीं होना चाहिए था ना। कभी बंगाल में हुए थे, ये माहौल बनाने की तैयारी कर रहे। आप बताइए कि पिछले बार जो भी 142 है, इसमें बीजेपी को कितना सीट मिले थे? 18 सीट मिले थे, और इससे पहले जो चुनाव 152 हो गए उसमें 59 थे। यही चुन उसके थे। अब वो कितना बढ़ेंगे वो तो जनता बताए कि हम लोग को जो उन लोग के आधार पर जो पता चलते हैं कि मतलब सिर्फ ये लेफ्ट की और कांग्रेस की और जीत इस नहीं, मैंने बीजेपी भी जो आकलन कर रहे हैं उसका भी आधार कुछ कुछ मिलते हैं। तो मिलने के बाद ये तय होते हैं कि भाई आप कितना भी बढ़ जाएंगे तो एक लिमिट रहेंगे आपका, और बाकी ऐसा नहीं कि इसमें इस बार कांग्रेस भी नहीं दिखेंगे ना लेफ्ट नहीं दिखेंगे, सब दिखेंगे इस बार। और निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए तकलीफ है। कल देखिए कितने क्या करते हैं। ऐसे ऐसे आईपीएस को अगर उतार के हमारे राज्य को, जहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस ने शहादत, हमें लगता है कि बंगाल सबसे ज़्यादा दिए देश आज़ादी में, क्योंकि इन लोगों को तो कोई मतलब नहीं। कोई कहता है कि उल्टा लटका दो, सीधा कर दो, ये सब क्या बोली।
कोई तो जाके किसी और के नाम से कुछ बोलने जाते हैं। हमें लगता है कि जनता तय करेगी, आज जनता तय कर लिए हैं, कल सुबह ये दिख जाएंगे, 4 को यहाँ खुल जाएंगे सब। जी चलिए, तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत हमारे सहयोगी भी कलकत्ता से हमारे साथ बने हुए हैं। तो बंगाल चुनाव के दूसरे फेज का मतदान कल संपन्न हो रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार झारखंड के दर्जन भर से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने कैंप किया। इसी कड़ी में बीजेपी के जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो से हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का वोटिंग कल होना है। जाहिर तौर पर इस चुनाव में पुरजोर मेहनत भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एड़ी चोटी एक की गई। झारखंड के कई लीडर पश्चिम बंगाल में कैंप किए। मेरे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं जमशेदपुर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विद्युत वरण महतो जी। लगातार पश्चिम बंगाल में आपकी ड्यूटी लगी, लगातार आपने कैंप भी किया और दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर आपको जिम्मेदारी भी मिली थी। दादा, क्या स्थिति बीजेपी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कल आखिरी चरण या दूसरे चरण का मतदान है? देखिए, हम तो मेरा लोकसभा क्षेत्र जो है सीमावर्ती इलाका में है और लगभग झाड़ग्राम, आपका गोपी बल्लभपुर, उसके बाद आपका पुरुलिया, मानपुर है, मान बाजार जो है, इस बेल्ट में हम लोग देखें कि काफ़ी बड़ा अंतर से मैंने भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मैंने एक तो वेब चला हुआ कि इस बार 15 साल हुआ, इस बार पलटाना, मैंने बांग्ला में बोलता एक बार सरकार पलटाना दरकार, मैंने तृणमूल को मैंने इसमें हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इसलिए कि विकास कोसों दूर उस क्षेत्र में हुआ नहीं। हम लोग भी घूमे, एक मेन रोड छोड़ के भीतर ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो विकास का कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला। वहाँ पर कानून पूरा ध्वस्त है, मनमानी से पूरा चलता है, कटमनी का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए लोग भी त्रासित है। और साधारण व्यक्ति का भी कहना है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन आना चाहिए। जनता का एक मूड रहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहते और हमारे बंगाल के लिए क्या करना चाहते हैं। ये सब चीज़ जब हम लोग एकत्रित करके देखते हैं, अभी देखिए पश्चिम बंगाल पहले जो इंडस्ट्री का हब हुआ करते थे, लोग रोजगार के लिए वहाँ जाते थे। अब वहाँ के लोग रोजगार के लिए विभिन्न प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में जाते, तो लोग को एक आशा और उम्मीद का किरण इस बार लोग देख रहे हैं कि मोदी जी का नेतृत्व में देख रेख में अगर सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ सर्वांगीण विकास दूसरे राज्य। चलिए, बंगाल चुनाव में बात हो रही। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, थोड़ा संक्षेप में जानने की कोशिश आपसे करेंगे। सत्यव्रत, महिला को लेकर, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, जो आरक्षण है वो इस बार मुद्दा बना है और बीजेपी एक तरफ दिखा रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। हालांकि टिकट देने के समय सबसे फिसडी बीजेपी साबित हुई, 10% ही सिर्फ महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई एक महिला के खिलाफ पूरा देश लगा हुआ, मतलब बीजेपी लगी हुई है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री। तो कितना महत्वपूर्ण है ये मुद्दा बंगाल चुनाव में इस बार, और क्या वहां इस बात को लेकर वहां की आवाम जो है वो ड्रैग हो रही है क्या महिलाओं के मुद्दे पर? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि महिला सुरक्षा और महिला हर राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि आप देखिए कि टीएमसी सरकार के द्वारा कैसे आधी आबादी को अपनी ओर समर्थन लिया जाए, उसको लेकर कई तरह की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी भंडार योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 1500 रुपए जो है वो सम्मान के तौर पर दिया जाता है। उसके अलावा कन्याश्री योजना चलाई जाती है, यानी कि ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए चलाई जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा को लेकर है। आपको पता है आरजी कर अस्पताल की घटना की किस तरह से महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। तो आज भी बीजेपी इस बात को भुनाने की कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था कि देर शाम 7-8 बजे के बाद महिलाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए, तो ये एक बड़ा मामला रहा महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सारिफ कि अब से कुछ घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया होगी, वैसे में पार्टी
प्रत्याशी, स्टार प्रचारक, उनके द्वारा जो भी वादे दावे किए जाने थे उसका समय अब खत्म हो चुका है। अब समय है जनता जनार्दन का कि जनता ईवीएम के माध्यम से अपना जवाब दे। चूंकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपको पता है कि हर बार चुनाव के दौरान यहाँ पर हिंसा जो है वो आमतौर पर देखी जाती है। यही कारण है कि जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपने स्तर से लगातार तैयारियां कर रहा है। 16,000 से ज्यादा जो केंद्रीय कर्मी हैं उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। जिस तरह से लगातार आप दिखा भी रहे हैं कि जो यूपी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, चर्चित पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे कई लोगों की जो है वो तैनाती की गई है। चूंकि इस बार यानी कि दूसरे चरण और अंतिम चरण का जो मतदान होना है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भवानीपुर जैसे विधानसभा सीट पर चुनाव होना है जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी सीधे आमने सामने फाइट में हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन 8 जिलों में चुनाव होना है उसके 6 जिलों जो हैं वो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। तो शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, चूंकि पहले चरण के चुनाव में मतदान में जिस तरह का बम्पर वोटिंग हुई है, मतदान प्रतिशत आया है, जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हो। वहां की जनता जो जागरूकता दिखा रही है वो सराहनीय है। पहले फेज में तो बम्पर वोटिंग हुई, दूसरे फेज में भी उम्मीद किया जा रहा है। चलिए सत्यव्रत, आप नजर बना के रखिएगा, आप लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। और अपने मेहमानों का रुख करते हैं और प्रदीप साहब का रुख करते हैं। प्रदीप साहब, देखिए जो हम सत्यव्रत हमारे सहयोगी उनसे जो चर्चा कर रहे थे कि आप लोग महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला आरक्षण, इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से बंगाल चुनाव में रख रहे हैं, लेकिन जब खुद से उन्हें सम्मान देने की बात होती है, उनका हक अधिकार देने की बात होती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। 7% महिला उम्मीदवारों को आपने दिया है असम में टिकट, और बंगाल की अगर बात करें तो 10% आपने टिकट दिया है। 33% दे देते हैं आप, आरक्षण की बात बाद में होती, अपने से शुरुआत कर देते हैं। जी देखिए, आपने जो कहा ना अभी कि अपना स्टेटमेंट में कहा आपने कि भारतीय पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने में फिसड्डी साबित हुई। जरा एक बार दूसरी पार्टियों का भी आप बता दीजिए। 23% टीएमसी, 23%, 14% कांग्रेस। जी सुनिए। और जहां तक प्रश्न संगठन में हम उनको 33% आरक्षण देते हैं, और आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने के कारण ही जो मन में हमारी एक चाहत है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम लाए, इसी चलते लाए कि महिलाओं को सशक्त करें, उनकी भागीदारी बढ़ाएं, सीटों की संख्या बढ़ाकर ही अगर करना पड़े तो हम उनको पर्याप्त भागीदारी दें। लेकिन जिन दलों ने इसमें अड़ंगे लगाए, कभी उन पर भी प्रश्न खड़ा कीजिए। और एक बात आपको बताऊं कि इस पैनल में 4 लोग बैठे हैं। सीरियस में आप कहेंगे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ही आमने सामने है, कांग्रेस और लेफ्ट तो कहीं है भी नहीं। इनकी सीटों की संख्या 0 है। पिछले दफा से जिन लोगों ने पहले सरकारें चलाई, वहां लेफ्ट का एक लंबा दौर चला सरकार का, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार चली। 77 से कांग्रेस तो गई वेस्ट से, तो लगभग 50 वर्ष होने के बाद कांग्रेस पार्टी आज तक हाथ पांव ही मार रही है वहां कि उसको प्रमुख विरोधी दल का भी दर्जा मिल सके। और जहां तक अभी मैंने देखा, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कर दी। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके शिकार हम भी हुए हैं, लेकिन इनके दर्द वहां पर फूट कर आ गया जब जहांगीर खान को जाकर, जो ऑब्जर्वर गए हैं वहां, उनको जाकर वो चेतावनी देकर आते हैं कि आप लोगों को डराना धमकाना बंद कीजिए, नहीं तो हम जो कानूनी कार्रवाई होता है वो करेंगे आपके खिलाफ। तो ये दर्द इसलिए आता है क्योंकि वोट बैंक की जो राजनीति है वो, चूंकि जहांगीर खान मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ वो बोलेंगे, लेकिन अपना कार्यकर्ता मारा गया तो उसके प्रति न दर्द है न दल के प्रति प्रतिबद्धता है कि अपने कार्यकर्ता की मौत पर भी कम से कम 2 शब्द बोल लें। राहुल गांधी ने कल कहा है कि टीएमसी ने पूरे चुनाव को टेरराइज करके रखा, चुनाव को नहीं, स्टेट को टेरराइज करके रखा। बीच में कौन बोलने लगा? मैं बोल रहा हूँ, मेरे बारे बोल रहे ना कि कांग्रेस का प्रवक्ता, मैंने बोला था, मैंने तो दोनों दलों को बोला कि हिस्सा क्या होता रहेगा। अब अपनी बारी में जवाब दीजिए। मैं बीजेपी की ओर से अकेला सच बात किया कीजिए, झूठी बातें यहाँ पर ना फैलाएं। और 3 मेरे विरोधी हैं, सुने उनसे सही बोले। मैं अपने स्टेटमेंट के दौरान ही उन सभी बातों का जवाब दे सकता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। अब सुशांतो जी वहां कहीं कहीं नॉन प्लेयर है, कोई इनका स्टेक कुछ है नहीं वहां। अब कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? अपने कार्यकर्ता की मौत पर जो सब नहीं कर सकता
वो भारतीय जनता पार्टी पर क्या प्रश्न खड़े करें। हम भी तमिलनाडु और केरल का मिसाल दिया करें कि वहाँ भी आप तो सुन ही रहते हैं। सुन तो लो यार, थोड़ा धीरज रखो ना। डिबेट में पहली बार आए हो क्या? अरे आपसे ज्यादा आए हुए हैं। सुन तो लो, पे बात मत किया कीजिए, सच बात बोला कीजिए, तथ्यों पे बात किया कीजिए। और किसने क्या बोला उस पे बात किया कीजिए। तजुर्बे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब से डिबेट शुरू किया हूँ तब से आप सबको आता पता नहीं था। सुन लीजिए, इसलिए बहुत बात कर रहा हूँ। कम से कम शालीनता के साथ अपनी बातों को सुन के आकर के टीवी में आकर के सारिफ जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपनी बारे में वो बोलेंगे। प्रदीप जी, मैं उनके बारे में बोलूंगा तो फिर उनको बोलने नहीं दूंगा मैं। प्रदीप जी, अपनी बात को कम कीजिए, कम शब्दों में रखिएगा। प्रदीप जी, आपने टोका टोकी नहीं किया उनको, तो शायद मेरा भी इतना ही हक बनता है कि मैं उनके बारे में टोकेंगे। झूठ बोलिएगा तो टोकेंगे ही। अच्छा अख्तर साहब, कौन सी बात झूठ बोली हमने? सुन लेते। क्या कल राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि पूरे टीएमसी ने अगर पोलराइज नहीं किया होता तो आज बीजेपी को एंट्री करने का मौका नहीं मिलता? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा? अरे हमारे नेता ने जो बोला उस पे आज भी हम कायम हैं, लेकिन जहांगीर खान के पक्ष में हमने कब बात की जो आप इस तरह का बात कर रहे हैं? अब अपने नेता के बयान क्या करेंगे, मतलब आप समझिए कि समर्थन में खड़े नहीं हो सकते हैं। ये कैसे कांग्रेसी हैं? अपने नेता के बयान को भी डिनाई कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुष्टिकरण इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एम फैक्टर इनके लिए महत्वपूर्ण है कि मुसलमान अगर कहीं खड़ा हो तो उसके पक्ष में भले ही गलत तर्क देना पड़े। वो आपको पता है कि पिछले चुनाव के उपरांत मेरे बातों को या हमारे नेताओं के बारे में एक भी बात नहीं। आप ही के पास आते, रुकिए। आपके नेता के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ। प्रदीप जी, समय की कमी है, थोड़ा कम शब्दों में। नेता के बारे गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। मैंने गलत कहा क्या? उनकी बातों का क्या डिनाई कर रहा हूँ मैं? आपके नेता ने कहा कि वहां पर माहौल ऐसा बना दिया, सही बात बोला है उन्होंने, बीजेपी को एंट्री करने का मौका मिला। नहीं तो प्रदीप साहब, कांग्रेस के जो नेता है वो अपनी बात पर वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये बात कही है। लगातार बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा ना बीच में। जिस जहांगीर खान की आप तरफदारी कर रहे हैं, फिर जहांगीर खान की बात कर रहे हैं मेरे ऊपर में, हमने कब बात किया है उनके ऊपर में? सुन तो लो भाई, हमारे से सुने हैं क्या कि हम जहांगीर खान के बारे में सब भी बोले हो? नहीं सुन तो लो भाई। अच्छा एक मिनट, प्रदीप साहब, तीन लोगों का जवाब देना। प्रदीप सिन्हा साहब, तो मैं तीनों का प्रदीप सिन्हा साहब, आवाज आ रही मेरी? जो जहांगीर खान का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो टीएमसी के जो नेता बैठे हुए हैं सुधांशु साहा साहब, उन्होंने जिक्र किया था। भैया इब्राहिम जी, ऐसा है कि जब 3 लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं अकेला बोल रहा हूं, तो सबका नाम ले लेके मैं नहीं बोलूंगा कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कांग्रेस पार्टी को इसलिए स्पेसिफिकली बोला कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी मतलब विपक्षी दल है और वो आज इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रही, इसलिए मैंने कहा। और जहां तक टीएमसी का बात है, जहांगीर खान के पक्ष में जो लोग खड़े होकर दलीलें दे रहे हैं, एनएचआरसी की रिपोर्ट में उनके खिलाफ 2021 के इलेक्शन के बाद में क्या कुछ कहा गया कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स का इन्होंने वायलेशन किया, लोगों को मताधिकार से रोका, इन्होंने डराया धमकाया, बमबाजी की, गोलीबाजी की इनके गुंडों ने। तो उस गुंडे के खिलाफ भाषा का उपयोग को लेकर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि उस गुंडे को धमकाने की कोशिश की जा रही है। गुंडे के साथ गुंडे के का जो इलाज होता है वही किया जाएगा। अच्छा, तो इलाज प्रदीप साहब एकदम कम शब्दों में रखिएगा, 30 सेकंड में। आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई भी पार्टी से जो दागी हो वो इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स में, पर आप ये बात कह रहे हैं ये शोभा नहीं दे रही, क्योंकि सेकंड फेज में मैं सुन लिया सर, एक बार मुझे सवाल पूछने दीजिए सर। प्रदीप जी, 72% जो है वो दागी उम्मीदवार है बीजेपी के, जिनको टिकट दिया है। हम फुल प्लेट उस आंकड़े को भी चला रहे हैं, उस ग्राफिक्स को चला रहे हैं। जी जी हाँ, मैंने देखा है, मैंने देखा। तो फिर बताइए, 72% लोगों को जो दागी है उनको टिकट देते हैं आप, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। सवाल आपका मैं समझ गया, सवाल आपका समझ गया। बंगाल में जहां चुनाव का रक्त रंजित इतिहास रहा हो, वहां हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोलक का मजीरा लेके जाए क्या वहां झाल बजाने के लिए? अच्छा, भजन करने जाए वहां? तो उन गुंडों की भाषा में ही जवाब देना होगा भाई। उसी ये अच्छी बात आपने कही, ये अच्छी बात कही प्रदीप साहब आपने। हम गुंडागर्दी वहां हो रही तो हम गुंडों को टिकट देंगे, दागियों को टिकट देंगे, यही आप कह रहे हैं ना? 100 से ज्यादा। चलिए साहब सबक सीखा कि उनको उसी भाषा में जवाब देना होगा, हाथ जोड़ के काम नहीं चल सकता। चलिए प्रदीप जी, आप किसी को गुंडा कहने का अधिकार आपको नहीं है। वैसे अगर आप बोलेंगे तो बड़े बड़े नेता गुंडा हैं और हम लोग उस चीज को बोलना नहीं चाहते। आप इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके देखिए, यहाँ पे जहांगीर खान का डिटेल है, यहाँ लिख रहा है कि नो केसेस हेयर, मतलब उनपे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। आप कैसे गुंडा कह सकते हैं किसी को?
आपको ये अधिकार किसने दिया गुंडा कहने का? अगर कोई गुंडा होता है इसका मतलब होता है कि उस पर 2, 4, 10, 20, 50 केस होने चाहिए। हम बताएं आपकी गुंडागर्दी के बारे। अर्जुन सिंह कितने उन पे क्रिमिनल केस हैं पता है आपको? अर्जुन सिंह में कितने हत्या के केस है पता है आपको? गुंडागर्दी की बात आप करते हैं। जहांगीर खान पर कितने केस है आप बताइए, और कौन सा केस है जहांगीर खान पर? आप जहांगीर खान के बारे जब हम बोले तो आपको चिढ़ इसीलिए लगा कि वो मुसलमान है। अगर आप इतना मुसलमान विरोधी हैं तो मुसलमानों को भगाइए देश से, क्यों नहीं भगाने का काम करते हैं आप लोग? लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा, गलत बात नहीं बोलिए, गलत बात नहीं बोलिए। आप किसी को गुंडा नहीं बोल सकते हैं, किसी को आप गुंडा नहीं बोल सकते हैं। आप प्रूफ कीजिए, हम प्रूफ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साइट पे दिखा रहा है कि उन पे कोई केस नहीं है। इलेक्शन कमीशन के साइट पे दिखा रहा है कि उन पे कोई केस नहीं है। ममता बनर्जी की तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी पर पहुंच भी नहीं सकते। पहले जहांगीर खान की बात कीजिए ना। गृहमंत्री को धमकी दे रहा है। अब आपकी बार मेरी बारी हम बोल रहे हैं ना, आप सुनिए। वो गुंडागर्दी नहीं है। बारी आएगी तो आप बोलेंगे। अच्छा प्रदीप जी सुन लेते हैं प्रदीप जी, समय कम है प्रदीप जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। शाह साहब अपनी बात रखिए ना। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप जिसको गुंडा बोल रहे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि उस पे कोई केस नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा ये बताइए। अभिषेक बनर्जी की चर्चा भी नहीं कर सकते, आपके वहां तक कोई आप अभिषेक बनर्जी जा ही नहीं ने गृहमंत्री के लिए क्या कहा ये बताइए। अभिषेक बनर्जी जितना पोलाइट लीडर है ना, पूरे आपके पूरे देश में कोई पार्टी में से कोई लीडर नहीं होगा। अभिषेक बनर्जी ने गृहमंत्री को धमकी दी, चुनौती दी उनको। गृहमंत्री ने क्या कहा? 12 बजे सीधा कर देंगे। महिला की बात करते हैं, ये गुंडागर्दी नहीं है। 52 महिलाओं को टिकट दिया, आपने क्यों नहीं दिया? 4 तारीख तक इंतजार करो। इस बार जो छटपटाहट दिख रही है ना आप में, गुंडागर्दी सही करने का वक्त आ गया है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप तो यही धमकी देने आए, यही धमकी दे के तो लड़ाई लगवा रहे हैं वहां पे आप। बिल्कुल, आप जब आपका नेता जब नेता बोल रहा है कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, तो आपके कार्यकर्ता तो गुंडागर्दी करेंगे ही। आप तो उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की बात बोलो ना भाई। अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहा था? अभिषेक बनर्जी उसका जवाब दिया है। क्या बोल रहा था गृहमंत्री को? अभिषेक बनर्जी उसका जवाब दिया है और वो सही बोला है। अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहा था गृहमंत्री को? कि 4 तारीख के 12 बजे रात के बाद रुक के दिखाओ। जवाब दिया, जवाब वो रिजल्ट को बताने खोज रहे हैं। आपके रिजल्ट हालत तो दवा कड़वी क्यों लग रही है? वही जवाब हम भी दे रहे हैं ना, तो दवा कड़वी क्यों लग रही है? अच्छा चलिए अख्तर अली साहब देखिए, महिला आरक्षण बिल के बारे में इन्होंने जो भी गलत तथ्यों का जो यहाँ पर तो भाई बोलने रखा नहीं है, ये तो बीच में पूरा बोलते रहे। 2023 में 21 सितंबर को जब लोकसभा में पारित हुई थी और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने उसे मोहर लगा दिया। अरे कानून बना हुआ था। बाद में कानून बने हुए को ये अब तक लटका के क्यों रखे थे? और 2026 में जब बंगाल चुनाव और 5 राज्यों का चुनाव आया तब इनको महिला आरक्षण समझ में आ रहा है। उनको पता है कि गिर जाएगा। एक दिन पहले 2 बजे रात में अध्यादेश को जारी करते हैं। इतना दर्द है इनको महिलाओं के नहीं बढ़ाया। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा को देखिए, गुंडागर्दी वाली भाषा शुरू कर दी है। गुंडों की पार्टी है और पूरा देश में जिस तरह से तांडव मचा के रखे हुए उसका देखिए यहाँ पर प्रमाण देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता इसी तरह से टीवी में जिस तरह से आकर के गुंडागर्दी करते रहते हैं उसी तरह देश में भी करते रहते हैं। इनके अगर गृह मंत्री जी अगर जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं। तड़ीपार रह चुके हैं ना गृह मंत्री हमारे। क्या बोल रहे हैं आप? कितने सीरियसली देश की जनता भी जानती है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। प्रदीप जी सुन लीजिए कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं। महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया आप बताइए? आगे से जब महिलाओं को टिकट आप लोगों ने क्यों दिया? क्यों नहीं दिया बताइए? व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरा व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुने।
चलिए अब और आप नहीं तो सुनेंगे, सुन लीजिए, गुंडागर्दी आपने आप तो दिखा सुन दिया, लीजिए, आप तो सुन आपने लीजिए। साबित यहाँ पर कर आप दिया ये कि हम इसी बताइए, तरह बंगाल में हमारी कर पार्टी सकते हैं। ने कुछ नहीं है भाई, मेरे बावन- पास। अरे गुंडागर्दी साबित टीवी करने में के भी लिए आप कुछ लोग नहीं है, आके लेकिन दिखाते हैं और गुंडों को बाहर गुंडों तो की भाषा में जवाब जमावड़ा देना। आपने अच्छा बना चलिए रखा प्रदीप है। जी प्रदीप जी प्रदीप जी प्रदीप जी 92% आप गुंडों को आप आपने इस तरह निकलने आप इस तरह दिया। डिबेट नहीं करते हैं हमारे 100 आप प्रदीप जी इस तरह डिबेट आप नहीं करते हैं अभी कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे चलिए आपको तो आज डिस्टर्ब भी वो उन्होंने दृश्य किया हमारे रगों में आपने दौड़ता डिस्टर्ब है कर कि दिया किस आप तरह से दूसरे महिलाओं गेस्ट का को बोलने दीजिए बलात्कार प्रदीप हुआ, जी किस तरह से प्रदीप जी धर्म अब राजधानी की गई, आप पीछे मजबूर होकर डाउन कर पलायन- दीजिए ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज सुशांत जी हाँ सुशांत दा जी 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 वाइंड अप कॉल आपसे लेंगे पूरा ओवरऑल बंगाल इलेक्शन का देखिए बंगाल इलेक्शन की बात आपको कर दें जी, ये बार बार कह रहे थे कि लेफ्ट जीरो है प्रदीप जी, आपको 16 में 30% ये बीजेपी के चलते हुए नहीं तो टीएमसी भी वहाँ नहीं रहते, 30% वोट थे। कोई बात नहीं, चलिए वैसे बोलते रहते हैं इन लोग, लेकिन आपको रिजल्ट बता देते हैं। अभी के जो पहले चुनाव हो गए हैं उसमें हम लोग कम नहीं बोलेंगे कि 30 सीट मिलेंगे, उनको 72 से 74 सीट मिलेंगे बीजेपी को कंफर्म। और इसके बाद 18 में क्या करेंगे, 18 में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नहीं आएगी सरकार में। आपके चैनल में बैठ के ये कह दी जी, परेशान मत होइए प्रदीप जी, अरे प्रेशर बढ़ जा रहा आपका, बढ़ना नहीं होना चाहिए ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, लेफ्टिस्ट जो है पूरा रक्त रंजित इतिहास चलिए तो तमाम पार्टियों ने अपने वादे 34 किए साल आप हैं कभी नहीं रह और सकते हैं। बंगाल की जनता ने तमाम पार्टियों को सुना है, देखा है, आएंगे तब न अपना रहेंगे। मत तो प्रयोग कर दिया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कल करने जा रही है। इंतजार 4 तारीख का होगा कि जनता ने अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह किसको दिया। बहुत शुक्रिया अख्तर अली साहब आपका, सुशांत दा आपका, प्रदीप साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुधांशु साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में नहीं देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।